हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ब्रेन ट्यूशन सेंटर में। मैं अमित चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए आज अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर 9। चैप्टर 8 तक अपने कंप्लीट कर लिया था। तो चैप्टर 8 में जो भी हमने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री और उसका यूज कहाँ होने वाला है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री को हम कहाँ यूज कर सकते हैं, वो हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 में। यानी कि चैप्टर 9 जिसका नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि जो भी एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री की, यानी कि जहाँ जहाँ भी ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी, कहाँ यूज होगी, वो हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 में। तो चलिए अपन स्टार्ट करेंगे आज चैप्टर 9 जिसका इंट्रोडक्शन पार्ट आज अपन करने वाले हैं। उसके बाद इसमें एक एक्सरसाइज दे रखी है, वो हम कल कंप्लीट कर लेंगे। चलिए तो फिर देखते हैं आज इंट्रोडक्शन में हम क्या पढ़ते हैं। आपको ये तो समझ में आ गया कि इस चैप्टर में दे क्या रखा है। जो अपन ने चैप्टर 8 में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, उसी का ही ट्रिग्नोमेट्री को कहाँ पे यूज किया जाता है, वो ही हम चैप्टर 9 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर चलते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर 9 में बढ़ने से पहले अपने को दो टर्म आएंगे अपने पास। एक तो क्या आएगी, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो आएगा। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एक एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर ये दो चीजें आपको अगर पता है तो आप चैप्टर 9 में किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो चलिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है कि जो एंगल होता है वो किसके अबव होता है, हॉरिजॉन्टल। यानी कि एक तो अपने पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ठीक है, जो सीधी रेखा होती है उसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। एक होती है अपने पास वर्टिकल लाइन, जो खड़ी लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन। ये आपको समझ में आ गया। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके ऊपर बनेगा जो भी एंगल, जो भी बनेगा वो कहाँ बनेगा, ऊपर बनेगा। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है अपने को, एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो वो एंगल कहाँ बनेगा, एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन और एक होगी क्या होगा, एंगल ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। उसके बीच में जो भी एंगल बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब अपन इजी अपनी भाषा में समझते हैं। ये तो अपने पास क्या था, जो जो बुक की लैंग्वेज है वो अपन पढ़ रहे थे। अब अपन इसको एकदम इजी तरीके से पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। चलिए वो देख लेते हैं अपन, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई भी व्यक्ति खड़ा है। चलिए ये खड़ा है, जैसे ये व्यक्ति अपने पास यहाँ पे खड़ा है, जमीन पे खड़ा है। ठीक है, ये जमीन है, कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जमीन पे खड़ा है और व्यक्ति इधर देख रहा है, यानी कि इसकी जो ओरिजेंटल लाइन होगी या लेवल होगा वो क्या होगा, जो इसकी आंखें किस तरफ देख रही है वो क्या है, इसका हॉरिजॉन्टल। तो इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल। अब ये जो आदमी खड़ा है, कोई भी व्यक्ति खड़ा है, वो अगर ऊपर किसी भी वस्तु को देख रहा है, जैसे यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, तो इसको अगर ये देख रहा है तो इसका मतलब ये क्या होगा, इसकी लाइन ऑफ साइट क्या है, ये लाइन ऑफ साइट। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। यानी कि कोई पर्सन है वो खड़ा है, सामने देख रहा है, वो तो क्या उसका हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, सामने देख रहा है वो तो क्या हो गई, इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर ये ऊपर की तरफ किसी भी चीज को, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर देख रहा है तो उसकी सीधी रेखा उसको क्या बोलते हैं हम, लाइन ऑफ साइट। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में जो भी एंगल बनेगा उसको क्या बोलते हैं हम, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। यानी कोई भी पर्सन हो, कोई भी हो, अगर वो ऊपर की तरफ देख रहा है तो उसका कौन सा एंगल बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन मिलेगा, बनेगा। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब जो ये डायग्राम है इससे और समझ लेते हैं अपन कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या चीज़ है, बस क्योंकि यही दो इंपॉर्टेंट चीज़ है, एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन। ये अगर आपको समझ में आ गई तो फिर इस चैप्टर में कुछ नहीं है। अब जैसे यहाँ पे एक ये जो लड़की खड़ी है, ठीक है, खड़ी है, ग्राउंड पे खड़ी है, ये तो ग्राउंड लेवल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो सामने देख रही है तो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लेवल या लाइन, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे देख रही है। फिर ऊपर क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये काइट है, जो काइट उड़ रहा है, तो ये इसकी तरफ देख रहा है, यानी कि ऊपर की तरफ इसने आंख उठा के देखा है। तो ऊपर की तरफ अगर आंख उठा के देख लिया तो जो लाइन ऑफ साइट है और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके बीच में जो भी एंगल बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम, एंगल ऑफ एलिवेशन। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, और अच्छे से एक दो एग्जाम्पल करेंगे उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है,
जो भी ऊपर की, अगर कोई व्यक्ति है, जो भी कोई पर्सन है, वो अगर ऊपर की ओर देखेगा, अपनी आंखों को ऊपर की ओर घुमाएगा, तो जो वो घुमाव है उसी को क्या बोलते हैं हम, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है यूँ। अब अपन समझते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, द एंगल बिलो द हॉरिजेंटल लाइन। जैसे मान लीजिए ये अपनी हॉरिजेंटल लाइन है, अगर नीचे की ओर जो भी एंगल बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम, एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी कि हॉरिजेंटल के अबव अगर कोई भी एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं हम, एंगल ऑफ एलिवेशन। और हॉरिजेंटल लाइन के नीचे बनेगा, बिलो बनेगा, उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और ये क्या है, वही बात है, फिर नीचे बनेगा तो इसका मतलब एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजेंटल लाइन। ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई भी व्यक्ति खड़ा है, अगर ये नीचे की ओर देखेगा तो इसका मतलब ये जो एंगल बनेगा वो क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए डायग्राम से समझते हैं, अपन अच्छे से समझ लेते हैं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। चलिए, अब ये जो घर है, ठीक है, यहाँ पे घर आपको नजर आ रहा है, हाउस है किसी का। यहाँ पर बालकोनी में एक लड़की खड़ी है, ठीक है, ये लड़की खड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये अगर सामने की तरफ देख रही है तो इसका मतलब ये तो क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, ये तो अपनी क्या हो गई, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, सामने देख रही। ठीक है, अब ये नीचे की ओर अगर देख रही है, यहाँ पे कोई फुटबॉल पड़ा है, ठीक है, बॉल पड़ी है, फुटबॉल या बॉल कुछ भी मान लीजिए, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, ये अगर ऊपर से अगर इसको नीचे की ओर देख रही है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इसकी लाइन ऑफ साइट हो गई। तो इसका मतलब क्या होगा, लाइन और साइड और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो भी एंगल बनेगा उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर अगर ये एंगल बना है, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये किसके इक्वल होता है, यहाँ पर जो एंगल बना है उसके इक्वल होता है। क्योंकि क्वेश्चन हम यहाँ से ही सॉल्व करेंगे, यहाँ से सॉल्व नहीं करेंगे। ये एंगल बन गया तो ये एंगल किसके इक्वल हो गया, इसके इक्वल हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ये देखिए जेड की शेप बन रही है यहाँ पर, तो इसका मतलब जेड की शेप में जो भी आते हैं वो एंगल क्या होता है, इक्वल होते हैं। ये जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ लिया है। ठीक है, तो ये जो एंगल होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो ये भी क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि इक्वल होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको ट्रिक से समझाता हूँ, इनको कैसे समझ में आएगा कि डिप्रेशन में क्या होता है, एलिवेशन में क्या होता है। अब कोई भी पर्सन है, कोई भी, किसी को भी मान लो, अगर वो डिप्रेशन में आ जाए तो वो क्या करता है, नीचे की ओर गर्दन करता है अपनी, क्या करता है, नीचे की ओर गर्दन करता है। तो इसका मतलब ये मान लीजिए किसी भी व्यक्ति है, कोई भी पर्सन है, इसका मुंह है ये, ठीक है, या इसको ऐसे मान लेते हैं, ये किसी भी व्यक्ति का ये मुंह है, ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर ये डिप्रेशन में है, ठीक है, तो ये तो लाइन इसको सामने की तरफ देख रहा है। अब अगर ये डिप्रेशन में, कोई भी अगर पर्सन है वो डिप्रेशन में आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो वो क्या करता है, अपनी गर्दन को नीचे करता है। क्या करता है, नीचे करता है, नीचे करता है। इसका मतलब क्या हो गया, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि नीचे की ओर अगर देखेगा तो वो क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी कि डिप्रेशन में लोग कहाँ देखते हैं, नीचे ही तो देखते हैं, ऊपर थोड़ी ना देखते हैं। और जो बाकी जो बच गया ऊपर की ओर देखेगा उसको क्या बोलेंगे हम, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये क्या हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन। बस ये याद रखना आपको। अगर नीचे की ओर देखे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि डिप्रेशन में आ जाएगा वो, और ऊपर की तरफ देखेगा तो क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ट्रिक के साथ मैंने आपको बता दिया कि डिप्रेशन में आदमी कहाँ देखता है, नीचे की ओर देखता, उसकी गर्दन है वो नीचे हो जाती है शर्म से, क्योंकि डिप्रेशन में है वो, तो इसलिए वो नीचे की ओर देखेगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपकी ही बुक का एग्जाम्पल है, जो कि फर्स्ट एग्जाम्पल है। अब ये एग्जाम्पल क्या बोलता है, ए टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। वर्टिकली खड़ा है तो इसका मतलब खड़ा है, वर्टिकली यानी कि सीधा खड़ा है, वर्टिकली फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड में कोई भी पॉइंट है, वो क्या है, 15 मीटर अवे, कहाँ से, फुट ऑफ टावर। अब फुट का मतलब क्या होता है, नीचे की, यानी कि जो नीचे का हिस्सा होता है टावर का, उसको क्या बोलते हैं, फुट। जैसे ये टावर है तो ये क्या हो गया है, इसका फुट हो गया, क्या है, ये फुट है। तो फुट से किसी भी पॉइंट पे, ग्राउंड पे कोई भी पॉइंट है, उससे फुट की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 15 मीटर है।
ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो यहाँ पर कोई भी कुछ भी देख रहा है तो वो कहाँ देख रहा है, ऊपर की ओर देख रहा है, यानी कि टॉप ऑफ टावर। तो टावर के टॉप में देखेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, गर्दन को ऊंची करनी पड़ेगी, यानी कि ऊपर करेगा, ऊपर करेगा। इसका मतलब क्या हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये ऊपर की ओर करेगा तो यहाँ पे क्या हो गया, 60 डिग्री का है। तो फाइंड द हाइट ऑफ टावर। अब ये जो हाइट है ये इसको फाइंड आउट करनी है, और जो टावर है वो ऑब्वियसली बात है 90 डिग्री का एंगल ही बनेगा, टावर सीधा ही खड़ा होएगा। टेढ़ा मेढ़ा तो टावर होता नहीं है, सीधा का सीधा होता है। तो ये 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, अब अपने को बस ये देखना 90 डिग्री एंगल में ये क्या है और ये क्या है, बस ये देखना होता है। तो जहां एंगल है, जहां एंगल बना हुआ है उसके अपोजिट साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। क्या होती है, परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये क्या है, परपेंडिकुलर है। और जहां पर 90 डिग्री और एंगल टिके हुए होते हैं उसको क्या बोलते हैं, बेस। तो ये क्या है, अपनी बेस है। ठीक है, बस अब कुछ नहीं है, अब अपने को यही देखना है कि जो परपेंडिकुलर है और बेस है इसमें अपने को रिलेशन अपने को फाइंड आउट करना है कि परपेंडिकुलर और बेस में क्या रिलेशन होता है, वो अपने को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए अभी देख लेते हैं। आपको पता है, आपको ये तो बता ही रखा है, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोल दे। तो उससे आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हो, जैसे पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले, बस यही काम आने वाला है आपको, पूरे चैप्टर में यही काम आएगा। अब P और B में रिलेशन अपने को देखना है, तो P और B में रिलेशन, ये P अपॉन H, ये B अपॉन H, ये P अपॉन B, यानी कि ये रिलेशन अपने को देखना है। अब ये रिलेशन किस में, ये पहले वाला किस में, साइन में है, फिर कोस में है, ये किस में है, टेन में है। किस में है, टेन में है। तो ये रिलेशन अपने को क्या है, देखना है। तो टेन इक्वल किसके हो जाएगा, अब ये जो एंगल अपना कितना है, 60 डिग्री, तो टेन 60 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, P अपॉन B, क्योंकि अपने को यही तो देखना है, P यानी कि ये हाइट हो गई और ये अपने को दे रखा है। यानी कि अगर अपने को ये फाइंड आउट करना होता तो इसको कंसिडर करते हैं, लेकिन अपने को तो हाइट फाइंड आउट करनी है टावर की, तो वो कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो टेन 60 अपॉन P अपॉन B, टेन 60 की वैल्यू क्या होती है वो आपको पता ही होनी चाहिए, √3। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू तो आपने याद कर ली होगी, मैंने बहुत आपको चैप्टर 8 में समझाया है वैल्यू को कैसे याद करते हैं। अब परपेंडिकुलर क्या है अपने पास, P क्या है अपने पास, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपने पास कितना है वो देख लीजिए, वो अपने को फाइंड आउट करना है। तो P अपने को फाइंड आउट करना है, फिर बाकी जो बच गया है B अपने पास कितना है, बेस कितना है अपने को 15 दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ से आप सोल्व कर सकते हो, P का मान निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे P की वैल्यू, तो P इज इक्वल टू क्या जाएगी अपने पास, √3 इंटू 15, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं हम, 15√3। ये अपना क्या हो गया, जो हाइट है टावर की वो अपन ने फाइंड आउट कर लिया, कितनी आई, 15√3। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, तो एक एग्जांपल अपन ले लेते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन का। ठीक है, चलिए वो भी देख लेते हैं अपन, एंगल ऑफ डिप्रेशन का। अब ये जो सेकंड एग्जांपल है, ये क्या दे रखा है अपने को, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ ए टावर। कहाँ पे है, स्टैंड कर रहा है टॉप ऑफ टावर। तो मान लीजिए अपन ने डायग्राम भी अपने को इस बार बनाना है तो बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये मान लेते हैं ये अपने पास क्या है, ये अपने पास टावर है। ठीक है, यहाँ पे टावर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने को क्या करना है यहाँ पे, अब यहाँ पर ये दे रखा है ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर, यहाँ पर कोई मैन खड़ा है। ठीक है, मैन खड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या दे रखा है, विच इज 30 मीटर हाई। तो ये टावर है वो कितना मीटर हाई है, 30 मीटर हाई है, ये भी कर लिया। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री। कितना है, टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन, बस यही यहाँ पर ये पढ़ना आपको, एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब क्या हुआ, ये तो अपनी क्या हो गई, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। कौन सी हो गई, ये तो अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। और बॉल है, बॉल पड़ी है अपने ग्राउंड पे, बॉल पड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मान लीजिए बॉल है अपनी, ठीक है,
अब एंगल ऑफ एलिवेशन अपने डिप्रेशन दे रखा है अपने को, ठीक है। तो ये जो मुंह है इसका, ये अगर नीचे की ओर करेगा तो क्या होगा, अपने एंगल ऑफ डिप्रेशन आएगा। तो ये हो गया अपना एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये कितना अपने पास दे रखा है 30 डिग्री। तो इसका मतलब ये देखिए, ये और ये और ये क्या हो गया अपने पास, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। तो ये 30 है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, 30 डिग्री है। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। अब क्या करना है अपने को, अब कुछ भी नहीं करना है, बस अपने को ये देखना है। अपने को पूछा क्या, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ बॉल फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। ये फुट ऑफ टावर है, यहाँ से अपने को ये डिस्टेंस अपने को फाइंड आउट करनी है। तो इसको अपन मान लेते हैं डी। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपना ये 90 डिग्री एंगल हो गया, ठीक है। एंगल अपोजिट टू साइड वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। और जो एंगल और 90 डिग्री अगर टिके हुए हैं उसको क्या बोलते हैं, बेस। तो बस यही देखना है अपने को, जो बेस और परपेंडिकुलर है उसका रिलेशन कौन देता है, यानी कि बी और पी का रिलेशन कौन देता है, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले। तो इसका मतलब पी और बी का रिलेशन कौन दे रहा है अपने को, 10, ठीक है। तो ये 10 30 है, वो किसके इक्वल हो जाएगा। अब ऊपर क्या है अपने पास, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है 30 अपॉन, अब नीचे क्या है बेस, बेस कितना है अपने पास, वो अपने को निकालना है। तो वो कितना है डी। तो 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, 1/√3 इज इक्वल टू 30 अपॉन डी। अब यहाँ से अपन अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो डी की वैल्यू क्या जाएगी अपने पास, 30√3। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं आई होगी, ठीक है। अपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये अपने पास आ गया है। तो अब अगर इसको आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी है अपने को, ठीक है। 30√3 अपना आंसर आ गया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अपन एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।